हाय एवरीवन। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, तो आपके यूनिट फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो अपने आप ही डिस्कस करेगा। वैसे एक बात होती है, अगर हम जब भी यूनिट स्टार्ट करते हैं ना, मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देखा करो कि पिछला हमने क्या स्टार्ट किया था और आज क्या स्टार्ट करना है। पिछला रिवाइज किया करो, फिर आगे जाया करो। जैसे अब मैंने लिखा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। जिनके अंदर जैसे देखो हमने रिएक्टेंट लिखा था ए, बन रहा था उससे प्रोडक्ट, है ना। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, कंसनट्रेशन ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ ज़ीरो। तो यानी कि इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए, है ना। तो इसके बाद हमने इसको डायरेक्टली का साइन हटा के लिखा था के, ठीक है। ये था हमारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही यूनिट थी। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बस जब ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट ऑर्डर है या ज़ीरो ऑर्डर है, तो पहले पिछला वाला रिवाइज किया करो, फिर आगे वाला आएगा। क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर जब तक समझ नहीं आएगा, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं आएगा। देखो ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है पी। अब फर्स्ट ऑर्डर है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन और एक टाइप के रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैंने पीछे भी बताया था कि जो हम कंसंट्रेशन की टर्म यूज़ करते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखना होता सीधा, या ए लिख दो या सीधा ए लिख दो, ऐसे नहीं लिखना होता। स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं फॉर द कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, वो आप पे वो है, जो कंडीशन है ना उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट देर का है या प्रोडक्ट देर का है। ज़्यादातर हम रेट ऑफ रिएक्शन, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो डिपेंड ही करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, तो इसलिए हम रिएक्टेंट ही लेकर चलते हैं। देखो ये आ गया। अब इसका जो डायरेक्टली का साइन हटा के हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ ए। तो रेट क्या होता है जनरली, dx/dt, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तीनों चीज़ एक है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे ए से पी बना, स्टार्टिंग में इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ए की ज़ीरो, तब तक हमारा प्रोडक्ट बना ही नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एट टाइम टी, ये था एट टाइम ज़ीरो, टाइम टी पे प्रोडक्ट बन गया एक्स, ठीक है। तो ये कितना बच गया, ए माइनस एक्स, ठीक है। तो टाइम टी पे जो प्रोडक्ट था हमारा, कुछ अमाउंट बनी एक्स, उसके बाद क्या बना, ए माइनस एक्स, जो बच गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये लिख दो यहाँ पे, क्योंकि यही थी कंसंट्रेशन। तो क्या आ गया, dx/dt इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम आपने ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर दी, नीचे आपने वो लगा दी सर्कुलर, बट क्या है यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं वैल्यूज़, वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो इसको ओपन कर लो या लिख लो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई मैटर नहीं करता, बट ऊपर लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, dx के नीचे हम x की टर्म ले आए, a माइनस एक्स, और इस dt को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर दो। जो मैथ के स्टूडेंट हैं, नॉन मैथ के, मतलब नॉन मैथ वाले बच्चे तो कर लेंगे, टाइम t से ज़ीरो जो भी है इंटीग्रेशन, बट डिफ़िकल्टी आती है बायो वाले बच्चों को। देखो अब ये होता है 1/a माइनस एक्स का, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होता है इसकी वैल्यू ln ऑफ a माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस आ जाता है आगे। तो इस पूरी टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स।
तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के, 0 से t है, यहाँ पे 0 से x है क्योंकि 0 से x बन रहा था और यहाँ पे 0 से t बन रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पे t, लिमिट लगा दो 0 से t, यहाँ पे 0 से x लिमिट लगा दो, ठीक है। तो 0 से जब हम x लगाते हैं तो x की जगह x पुट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो log ऑफ a कांस्टेंट 0, तो क्या बचेगी सिर्फ टर्म, आपकी जो टर्म बचेगी वो आएगी माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई। अब आप बोलोगे यहाँ पे जो i है वो क्या है, दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में जो टर्म आती है ना वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगानी होती है। अब देखो हम ये तो निकाल लेंगे, चलो ये कैसे निकालें, तो सपोज करो इफ़ x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगी वैल्यू माइनस ln ऑफ a इक्वल्स टू i। तो ये आ गई हमारी i की वैल्यू। देखो अब जब हमने x को 0 पुट किया तो क्या बच गया a माइनस 0 a, तो माइनस ln ऑफ a इक्वल्स टू t को 0 किया तो ये पूरी टर्म 0 होगी, तो i की वैल्यू आ गई। अब इस i की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो यहाँ से इसका काम नहीं है, हटा देते हैं इसको, नोट डाउन तो कर ही नहीं रहे होगे साथ में, पता है मुझे। ln ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी माइनस ln ऑफ a, यही था। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें इसको मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। अब फिर वही आ गया, जब हमारे पास ये टर्म आती है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, सपोज करो कोई भी a है या b है, ज़रूरी नहीं है मैं वही a ले रही हूँ, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है ln ऑफ a बाई b। अगर आपके पास ये टर्म है तो ये लिख दो, ये है तो ये लिख दो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln ऑफ a डिवाइडेड बाई b क्या है यहाँ a माइनस एक्स, तो कर दो पुट, तो ये होगा के टी, ठीक है। हमें निकालनी होती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट है के इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के क्या हो जाएगा 1/t ln ऑफ a बाई a माइनस एक्स। ये आ गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, ठीक है। एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब हमने जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था, हाफ लाइफ टाइम पढ़ा था। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्टेंट हाफ कन्वर्ट हो चुका होता है प्रोडक्ट में, या हम बोल सकते हैं जब हमारा प्रोडक्ट हाफ बन चुका होता है, ठीक है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं x, तो रिएक्ट जो कंसनट्रेशन है a वो किसके इक्वल होगी a हाफ के। यहाँ पे a जो है वो इनिशियल कंसनट्रेशन है और जो हमारी x है वो क्या है हमारे, देखो a तो हमारी है इनिशियल कंसनट्रेशन और x क्या हमारा प्रोडक्ट। तो एट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा इनिशियल कंसनट्रेशन का हाफ, तो यही पुट करना है हमें, टी हाफ निकालना है। तो देखो k इक्वल्स टू 1/t हाफ, बाद में देखते हैं ना, ln ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस एक्स है, x की जगह क्या पुट करना है a/2। इस t हाफ को ऊपर ले जाओ तो t हाफ इक्वल्स टू 1/k ln ऑफ a डिवाइडेड बाई कितना बच गया a/2। इस a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/k ln ऑफ 2, है ना। अब इस ln को अगर हमें log में चेंज करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग। 1/k इसको लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ 2, ठीक है। अब log 2 की जो वैल्यू होती है ऑब्वियसली वी नो 0.3, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.3। तो देखो अब यहाँ पे पुट कर दो, तो जो हमारा t हाफ है, t हाफ वो कितना आएगा 0.693/k, ये आ गया हमारा
हाफ लाइफ टाइम। जब यहाँ पुट करोगे ना तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में के, और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ के इक्वल्स टू 1/t, यह आ जाएगा 2.303 log ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो ये भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हमें ln में लेना है तो ये लिखो, log में लेना है तो ये लिखो। जनरली हमारी जो log वाली इक्वेशन है ना वो यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स में। अब बात आती है ग्राफ्स की, तो चलो हम ग्राफ भी बना लेते हैं भाई, हमने पिछले में भी तो बनाया था। ये दो इक्वेशंस आई हैं, कौन कौन सी, k इक्वल्स टू 2.303/t log ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और जो हमारा t हाफ है वो आया था 0.693 डिवाइड बाई k। ये आया था हमारी दो इक्वेशंस। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले। पहले हम बनाते हैं log ऑफ a वर्सेस टाइम। ये फर्स्ट ग्राफ है आपका, ठीक है। अब देखो ये जो a है ये क्या हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और ये क्या है हमारी एट टाइम t। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ये बाद में करते हैं। पहले जो दूसरा ग्राफ है ना इससे रिलेटेड वो देख लो, वो है log ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स वर्सेस t। t है या पता नहीं c है, t ही है t। तो देखो क्या आएगा, ये पूरी टर्म हमें y के एक्सिस लेनी है तो इन सबको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT/2.303। ये क्या है ना, तो y जो है ये क्या है, y एक्सिस इक्वल्स टू mx प्लस c। तो c क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट विच इज 0 है, और x क्या है यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट बनाना है, तो टाइम तो हो गया हमारा x, और जो m बच गया वो पूरा बच गया। लेकिन एक बात देखो, स्लोप क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना रजे, तो जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है लेकिन हमारा इंटरसेप्ट 0 है, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है ना वो लिखना ज़रूरी होता है कि क्या है, k/2.303। तो ये हमारा स्लोप आ जाता है, ठीक है। एक ग्राफ यहाँ से ये आया, उसके बाद हम निकाल लें log ऑफ a वर्सेस t। चलो देखते हैं उसको भी। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, अलग से कर लो इसको, KT/2.303 इक्वल्स टू log ऑफ a डिवाइड बाई AT। इसको मान लेते हैं A0, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0। तो इसको निकालना है हमें, तो इसको मैं अलग से कर सकती हूँ ना, सॉल्व log a बाई b भी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, log ऑफ A0 माइनस log ऑफ a। वही ओपन कर लिया बस मैंने इसको, तो होगा KT/2.303। हमें निकालना क्या है, log ऑफ a। तो log ऑफ a का है ये रहा, इसको उधर ले जाओ। तो log ऑफ a इक्वल आ गया log ऑफ A0 माइनस KT/2.303। अब देखना जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना उसमें स्लोप और इंटरसेप्ट बहुत मायने रखते हैं, तो वो ग्राफ आपको प्लॉट करने आने चाहिए। देखो यहाँ पे हमें y एक्सिस दे रखा है और x एक्सिस दे रखा है। देखो जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y तो हमारा आ गया, x क्या है t, तो ये जो बच गया ना हमारा, ये क्या है हमारा स्लोप, ठीक है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, आप लिख लेना यहाँ पे log ऑफ a वर्सेस टाइम, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इंटरसेप्ट है हमारा, तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट मतलब वैल्यूज़ तो होंगी, है ना। अब मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दूँ तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्लोप आया है ना वो नेगेटिव आया है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो दिस ग्राफ इज़ वेरी करेक्ट, बट यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप कभी भी ऐसे नहीं होता, नेगेटिव स्लोप होता है हमारा
ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ आएगा। जब भी आपको स्लोप नेगेटिव बनाना हो, देखो ये पॉजिटिव स्लोप होते हैं और जो हमारे इस टाइप से होते हैं ना वो नेगेटिव स्लोप होते हैं, ये याद रख लेना। और जो हमारी इंटरसेप्ट है वो ज़ीरो हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाना, और अगर ज़ीरो ना हो तो स्लोप पे डिपेंड है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ग्राफ। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका हमने हाफ लाइफ टाइम पढ़ा। उसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, यूनिट्स पढ़ी थी, है ना। फर्स्ट की यूनिट कितनी आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, पर सेकेंड, कल हमने पढ़ा था। तो हमने देखा जब हमने फर्स्ट ऑर्डर का ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम निकाला था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था A0, ठीक है। दूसरा, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम निकाला तो उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था ना, तो A0 A की पावर कितनी आ गई 0। अब देखो ये तो A पे डिपेंड कर रहा था क्योंकि जो हमारा हाफ लाइफ टाइम आया था फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो आया था A/2 के, यही आया था, तो A पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब जब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकालते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना वो A की पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ कि उसके बाय में A होगा समथिंग कुछ, है ना, तो तभी तो A की पावर -1 बनी। तो इन सब से हमारे पास एक जनरल फार्मूला यूज़ हो जाता है या बन जाता है, हम बोलते हैं जिसको T½ जो है वो A0 की कंसंट्रेशन 1 - n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया इन सब को रिलेट करके। देखो कैसे, ज़ीरो ऑर्डर लिया तो A0 की पावर 1 है ना, 1 लिया तो A की पावर 0, 2 लिया तो -1। तो इसको अगर हम नीचे लिखना चाहें तो T½ जो है 1/A0 की पावर n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ऑप्शन आपको गिवन है कि बताओ फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप सीधा डायरेक्ट लिखोगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। क्योंकि हमारा जो हाफ लाइफ टाइम आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कितना आया था 0.693/K। ये तो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं कंसंट्रेशन है A की नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है इतना। उसके बाद जो हमारा देखो एक बात, अब ग्राफ बनाते हैं रेट वर्सेस T, रेट वर्सेस T। अब ये मत सोचना कि ये R जो है यहाँ रिएक्टेंट है, नहीं। देखो अब ज़ीरो ऑर्डर पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर पे टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो जनरली सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो किस टाइप से आएगा, इस टाइप में, ठीक है। टाइम बढ़ाते जाओ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर। चलो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आता है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर में तो सीधा ग्राफ बनेगा और सेकेंड ऑर्डर में भी ये ग्राफ बनेगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाला ग्राफ हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, है ना। तो देखो इसमें तो ये आ रहा था, इसमें क्या था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, और इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0², ये आएगा। तो उस पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना रिएक्टेंट पे, तो टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, बट ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो इसलिए डायरेक्टली साइन आ गया क्योंकि जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन वो बढ़ती जा रही है, ठीक है।
अब अगर हमें किसी का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो देखो क्या होता है। अब जिन्होंने पढ़ लिया होगा ना वो तो अभी बता देंगे कि भाई मैम ऐसे ऐसे होता है। चलो अच्छी बात है जो पढ़ रहे हैं, वरना जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो, काम आएगा तुम्हारे। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मैंने जब यूनिट स्टार्ट की थी तब भी बताया था, बट फिर भी हमें इसमें करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी में हम ग्राफ बना सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। चलो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब जब हमारे पास रिएक्टेंट होता है ए टू पी, मैं बार बार ए टू पी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है बताना। अगर रिएक्टेंट है वो तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, ये तो टाइम था ज़ीरो, टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो जब भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट डिक्रीज़ करती रहती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू थी पहले रिएक्टेंट की, ज़ीरो ना होके मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं ना, उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो को अप्रोच करती जा रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा जो ग्राफ है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का वो बनता है। अब मैं अगर इसके अंदर ही कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का बनाऊँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग बनाना होता है बट मैं एक में ही समझा रही हूँ। तो ये रिएक्टेंट का था। प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में ज़ीरो, तो ऑब्वियसली हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। देखो पहले हमारी ए कंसंट्रेशन थी, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली थी। लेकिन अब क्या है, जो प्रोडक्ट है वो टाइम ज़ीरो पे ज़ीरो है, तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट का ग्राफ, ये हमारे रिएक्टेंट का, ये हमारे प्रोडक्ट का। तो इस टाइप से हमारे जो ग्राफ हैं वो बनते हैं। ग्राफ बनाने आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी लेवल में सीखोगे ग्राफ बनाने, आगे बहुत मुश्किल आ जाएगी फिर ग्राफ बनाने नहीं सीखे तो। सीधा कुछ नहीं है, ग्राफ जो दे रखा है कि किसके वर्सेस बनाना है उसके अकॉर्डिंग देखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाओ, y = mx + c, देखो स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, बना दो ग्राफ। नेगेटिव है तो डिक्रीज़ कर दो, पॉजिटिव स्लोप है तो इंक्रीज़ कर दो। बट इंटरसेप्ट देखना कि ज़ीरो है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर हमारा ज़ीरो स्लोप नहीं है तो ऊपर से शुरू होगा ग्राफ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फर्स्ट ऑर्डर हमने कर लिया, उसके बाद हमारा इस यूनिट में शायद इसके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर के, और जो हमारी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है वो है, उसके अंदर शायद हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। हाँ वही होता है, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है हमें क्या होता है। और जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, वो हम कल करेंगे, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनेगी। तो तब तक के लिए इसको पढ़ लो अच्छे से। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।